एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और मिट्टी के कच्चे रास्ते थे, सीता नाम की एक गरीब औरत अपने पति रामू के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थीं। छत पर सूखी घास और फूस बिछा था, और बारिश के दिनों में अक्सर पानी टपकने लगता था। दोनों के पास ना खेती की अपनी जमीन थी, ना कोई पक्का काम, ना कोई बचत। रामू गांव के बड़े किसानों और जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता था, और बदले में जो थोड़े बहुत पैसे या अनाज मिलता, उसी से घर का चूल्हा जलता था। सीता घर संभालती, आंगन साफ करती, मुर्गियों को दाना डालती, और कभी कभी पड़ोसियों के घर बर्तन चौका करके भी दो पैसे कमा लेती थी। शाम होते होते वह घर के बाहर बैठकर रामू का इंतजार करती। दोनों की जिंदगी ऐसे ही मुश्किल से चल रही थी, पर एक दूसरे का साथ था, इसीलिए किसी तरह गुजारा हो जाता था। कभी कभी रात को खाने में सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता, तो भी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेते और कहते, कल शायद कुछ अच्छा हो जाए। रामू हर रोज सुबह मुर्गे की बांग के साथ ही उठ जाता। सीता, आज खेत में बहुत काम है, शाम तक लौटूंगा, वह कहता, और सीता उसे पोटली में दो रोटियां और थोड़ा अचार बांध कर देती। रास्ते में संभल कर जाना, और दोपहर की धूप में ज्यादा काम मत करना, सीता हर बार यही कहती। रामू मुस्कुराकर सिर हिलाता और खेतों की ओर निकल पड़ता। शाम को जब वह थका हारा मिट्टी से सना हुआ लौटता, तो सीता उसके लिए गर्म पानी रखती, पैर धुलवाती और उसका दिन भर का हालचाल पूछती। यही उनकी रोज की छोटी सी साधारण संघर्ष भरी जिंदगी थी। ना ज्यादा खुशियां, ना बहुत दुख। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेतों की मिट्टी फटकर दरारों में बदल गई। फसलें सूखकर मुरझा गईं। किसानों के पास खुद के परिवार पालने के लाले पड़ गए, तो उन्होंने मजदूर रखना बंद कर दिया। रामू रोज सुबह उम्मीद के साथ काम की तलाश में निकलता, गांव गांव भटकता, पर हर जगह से खाली हाथ लौट आता। सीता, आज भी कहीं काम नहीं मिला। पूरा गांव सूखे की मार झेल रहा है, सबकी हालत खराब है, वह थका हारा कहता। सीता का चेहरा भी उतर जाता, पर वह हिम्मत बंधाती। कोई बात नहीं रामू, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। धीरे धीरे घर में अनाज खत्म होने लगा। कोठी का आखिरी दाना भी चावल का खत्म हो गया। कई बार दोनों को आधे पेट सोना पड़ता, तो कभी सिर्फ पानी पीकर रात काटनी पड़ती। एक रात, जब दोनों भूखे पेट टूटी चारपाई पर लेटे थे और बाहर सन्नाटा पसरा था, रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीता, मैंने बहुत सोचा है। यहाँ गांव में तो अब हालात और बिगड़ते ही जाएंगे। मुझे लगता है मुझे शहर जाकर देखना चाहिए। शायद वहां कोई काम मिल जाए, कुछ कमाई हो जाए। सीता की आंखों में एक पल के लिए चिंता और डर की परछाई आई। दूर शहर, अकेले जाना, ना जाने कैसे हालात होंगे। पर वह जानती थी कि रामू की बात सही है, कि यहां रहकर अब स्थिति सुधरने वाली नहीं। भारी मन से उसने कहा, जाओ रामू, पर अपना पूरा ख्याल रखना, ठीक से खाना खाना, और जैसे ही कुछ ठीक हो, मुझे तुरंत खबर देना। मैं यहां का इंतजाम संभाल लूंगी। रामू ने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं जल्दी ही कुछ कमाकर लौटूंगा, या फिर तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनाएंगे, यह वादा है। अगली सुबह जल्दी उठकर रामू ने अपना थोड़ा सा सामान, एक बदलने के कपड़े, थोड़ी सी पूंजी जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमा की थी, एक पोटली में बांधा। सीता ने उसे रास्ते के लिए कुछ सूखी रोटियां बांध दी। दरवाजे पर खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। ना जाने कितने अनकहे शब्द उस पल में उनकी आंखों से गुजर गए। रामू ने सीता के सिर पर हाथ रखा और गांव से बाहर शहर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। सीता दरवाजे पर तब तक खड़ी रही, जब तक रामू की परछाई दूर धुंधली होकर गायब नहीं हो गई। रामू के जाने के बाद सीता बिल्कुल अकेली रह गई। अब वह रोज सुबह उठकर गांव के लोगों के घर छोटे मोटे काम करती। कभी दूसरों की बकरियां चराने चली जाती, तो कभी किसी के खेत में निराई गुड़ाई करती। इससे जो थोड़े पैसे मिलते, उन्हीं से किसी तरह अपना पेट पालती। रातों को अकेली झोपड़ी में सोते हुए उसे रामू की बहुत याद आती, पर वह खुद को यह कहकर संभाल लेती कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। शुरुआत में रामू का फोन अक्सर आता, गांव के सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से। सीता, तुम ठीक हो ना? खाना ठीक से खा रही हो, वह पूछता। सीता हर बार मुस्कुराते हुए जवाब देती, हाँ रामू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम अपनी फिक्र करो। यहाँ का काम ठीक चल रहा है ना? हाँ, अभी काम ढूंढ रहा हूं। उम्मीद है जल्दी कुछ मिल जाएगा, रामू कहता। दोनों दूर थे,
पर उनके दिलों में एक दूसरे की चिंता हमेशा बनी रहती। यह छोटी सी रोज की बातचीत सीता के लिए दिन भर की थकान भुला देने वाली होती। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए, रामू के फोन आने का सिलसिला कम होता गया। पहले जो हर 2-3 दिन में फोन आता था, अब हफ्तों में एक बार आने लगा। जब भी सीता पूछती, रामू, आजकल फोन कम क्यों करते हो? कोई परेशानी तो नहीं? तो वह जल्दबाजी में कहता, नहीं सीता, बस काम बहुत बढ़ गया है, समय ही नहीं मिल पाता। तुम फिक्र मत करना। सीता को उसकी बात पर पूरा भरोसा था। वह सोचती कि शायद सच में वह बहुत व्यस्त होगा। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि शहर में रामू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। करीब 1 साल के बाद एक दिन अचानक रामू का फोन आया, और इस बार उसकी आवाज में एक अलग सी उत्साह भरी खनक थी। सीता, सीता, आज मैं गांव आ रहा हूं। यह सुनते ही सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब मेरे रामू लौट रहे हैं। उसने पूरे दिन झोपड़ी को साफ किया, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उन्हें चमकाया, और अपने पति के स्वागत की तैयारी में जुट गई। शाम ढलते ढलते सीता झोपड़ी के बाहर बैठकर रास्ते की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी। तभी दूर से 2 लोगों को आता देख उसकी नजरें ठहर गईं। पास आने पर उसने देखा, यह रामू ही था, पर उसका रूप रंग बिल्कुल बदल चुका था। महंगे चमकीले कपड़े, चमचमाते जूते, हाथ में एक नया मोबाइल फोन, और चाल ढाल में शहर के किसी रईस आदमी जैसा गुरूर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके साथ एक और औरत भी थी, फैशनेबल कपड़ों में, गहनों से सजी हुई। सीता दौड़ती हुई उनके पास गई और हैरानी से पूछा, रामू, यह यह कौन है तुम्हारे साथ? रामू ने बिना किसी हिचक के बड़ी बेपरवाही से कहा, यह कमला है, मेरी दूसरी पत्नी। शहर में मुझसे मुलाकात हुई थी, अब हम साथ रहेंगे। सीता को जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरी पत्नी? तुमने तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? उसकी आवाज कांप रही थी। रामू ने बात को टालते हुए कहा, देखो सीता, अब जो होना था हो गया। तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, या फिर अपने मायके चली जाओ। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इतनी बेरुखी भरी बात सुनकर सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस आदमी के लिए उसने एक पूरा साल भूखे प्यासे अकेले रहकर इंतजार किया था, आज वही आदमी उसे इस तरह अपने ही घर में पराया बना रहा था। तभी कमला ने झोपड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बिचकाते हुए कहा, छी रामू, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा अपना घर है। ये तो एक टूटी फूटी गंदी झोपड़ी है। मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती। रामू तुरंत घबराकर उसे मनाने लगा, अरे मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक बढ़िया नया घर बनवा दूंगा। तब तक बस थोड़ा गुजारा कर लो। फिर उसने सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम इसी झोपड़ी में जैसे रहती आई हो वैसे ही रहती रहो। हमें कोई ऐतराज नहीं। उस रात सीता अकेले झोपड़ी के एक कोने में बैठकर देर तक रोती रही। उसके दिल में एक साथ कई भावनाएं उमड़ रही थीं, दुख, गुस्सा, अपमान और एक गहरा विश्वासघात। लेकिन कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से एक वादा किया, मैं गरीब हूं, यह सच है, पर मैं कमजोर नहीं हूं। आज इसने मुझे इसलिए अपमानित किया क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई अपनी पहचान नहीं है। पर अब मैं किसी के सहारे नहीं रहूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। अगले कई हफ्तों तक सीता के लिए हालात बेहद कठिन रहे। रामू और कमला उसी घर में रहने लगे, और सीता को हर रोज किसी न किसी बात पर ताने सुनने पड़ते। देखो कमला को, कितनी सजी धजी और खूबसूरत रहती है, और तुम्हें देखो, बिल्कुल गंवार औरत जैसी लगती हो। ना ढंग के कपड़े हैं, ना बोलने का सलीका। रामू अक्सर उसे नीचा दिखाते हुए कहता। कमला भी मौका मिलते ही ताने मारने से नहीं चूकती। सीता चुपचाप सब कुछ सुन लेती, अपने काम में लगी रहती। पर अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि वह इस अपमान से आगे निकलकर दिखाएगी। एक दिन सीता अपने घर के पीछे की तरफ, जहां एक छोटा सा बंजर टुकड़ा जमीन पड़ा था, जिसे किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, वहां से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर वहां जमीन पर उगी कुछ हरी पीली पत्तियों पर पड़ी। पास जाकर देखने पर उसे समझ आया कि यह जंगली हल्दी के पौधे थे, जो बरसात के बाद अपने आप उगाए थे। उसने कुछ हल्दी की गांठें जमीन से खोदकर निकाली और घर ले आई। उन गांठों को हाथ में लेते ही सीता को अपना बचपन याद आ गया। उसकी मां घर पर हल्दी को धोकर, उबालकर, धूप में सुखाकर, फिर उसे कूट पीसकर शुद्ध हल्दी पाउडर बनाया करती थी, जो पूरे इलाके में अपनी खुशबू
और शुद्धता के लिए मशहूर था। लोग दूर दूर से उनकी हल्दी लेने आते थे। सीता ने सोचा, क्यों ना मैं भी यही करूं। बाजार में जो हल्दी पाउडर बिकता है उसमें अक्सर मिलावट होती है, रंग मिलाया जाता है। अगर मैं शुद्ध असली हल्दी बनाकर बेचूं तो शायद लोग जरूर पसंद करेंगे। उसी रात उसने फैसला किया कि वह उस बंजर पड़ी जमीन को साफ करके वहां हल्दी की खेती करेगी। अगले दिन से ही उसने काम शुरू कर दिया। दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को थकी हुई सीता उस बंजर टुकड़े में जाकर कांटे झाड़ियां साफ करती, मिट्टी खोदती। रामू और कमला ये सब खिड़की से देखकर हंसते। यह पागल औरत खाली बंजर जमीन में मिट्टी खोदकर आखिर क्या पालेगी? कमला मजाक उड़ाती। रामू भी साथ देते हुए कहता, छोड़ो इसे, अपने मन की करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सीता ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पहले अपने छोटे से खेत में पानी देती, निराई करती, फिर मजदूरी के लिए निकल जाती और शाम को फिर से अपने खेत की देखभाल करती। धीरे धीरे उसने कुछ पड़ोसी औरतों से हल्दी के बीज और सही तरीके के बारे में भी जानकारी ली। महीनों की अथक मेहनत के बाद हल्दी के पौधे बड़े होकर हरे भरे और घने हो गए। उनमें फूल आने लगे और आखिरकार जब फसल तैयार होने का समय आया तो सीता का दिल खुशी से भर उठा। उसने बड़ी सावधानी से हल्दी की गांठें जमीन से खोदकर निकालीं, उन्हें अच्छी तरह धोया, फिर एक बड़े बर्तन में उबाला ताकि उनका रंग और खुशबू पूरी तरह उभर आए। इसके बाद उसने उन्हें कई दिनों तक तेज धूप में सुखाया, जब तक कि वे बिल्कुल कड़क और सूखी ना हो जाएं। फिर उसने उन सूखी गांठों को कूट पीसकर एक बारीक, चमकीले पीले रंग का खुशबूदार हल्दी पाउडर तैयार किया। पहली बार जब उसने अपने हाथों से बना यह पाउडर देखा तो उसकी आंखों में गर्व और उम्मीद के आंसू आ गए। सीता ने अपने बनाए हल्दी पाउडर के कुछ छोटे छोटे पैकेट बनाए और उन्हें लेकर गांव के बाजार की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने लोग उसकी बनाई चीज को पसंद करेंगे या नहीं। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, यह तो घर की बनी चीज है, इस पर भरोसा कैसे करें। कोई कोई तो यह भी कहता, बाजार में तो सस्ती हल्दी मिल जाती है, तुम्हारी महंगी क्यों लूं। पर सीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दो चार औरतों को मुफ्त में थोड़ी सी हल्दी आजमाने के लिए दी। जिन औरतों ने उस हल्दी का इस्तेमाल किया उन्होंने तुरंत उसका फर्क महसूस किया। अरे सीता, ये तो एकदम असली हल्दी है, ना कोई मिलावट, ना कोई नकली रंग, और खुशबू भी गजब की है। सब्जी में डालो तो स्वाद ही अलग आ जाता है, एक औरत ने खुश होकर कहा। यह बात मुंह से मुंह होते हुए पूरे गांव में फैलने लगी। धीरे धीरे सीता की बनाई हल्दी की मांग बढ़ने लगी। पहले वह खुद पैदल बाजार जाकर बेचती, फिर आसपास के गांवों की औरतें भी उससे हल्दी मंगवाने लगीं। कुछ ही महीनों में सीता की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी बचत से थोड़ी और बंजर जमीन किराए पर ली और उस पर भी हल्दी की खेती फैलाई। उसने कुछ मजदूर भी रख ली, जिनमें गांव की कुछ और गरीब औरतें भी शामिल थीं, जिन्हें वह भी काम और कमाई का मौका देना चाहती थीं। कुछ समय बाद उसने अपने घर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ीनुमा दुकान भी खोल ली, जहां वह हल्दी के अलावा धनिया, मिर्च और दूसरे शुद्ध मसाले भी बनाकर बेचने लगी। उधर रामू और कमला की जिंदगी उलटी दिशा में जा रही थी। शहर से लाए हुए पैसे धीरे धीरे घर के खर्चों में खत्म हो गए और रामू को गांव में कोई पक्का काम नहीं मिल पाया। कमला, जो कभी बड़े बड़े सपने लेकर आई थी, अब अक्सर उलाहना देने लगी। तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना घर बनवाया, ना ढंग का खाना मिलता है, ना कोई सुख सुविधा। आखिर मैं कब तक इस तरह गुजारा करूं। रामू को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता, पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सच में उसके पास अब कोई काम, कोई कमाई नहीं थी। एक दिन काम की तलाश में पूरे गांव में भटकते भटकते थका हारा रामू सीता के खेत के पास से गुजरा। उसने देखा कि वहां कई मजदूर हल्दी की लहलहाती फसल की देखभाल कर रहे थे और पास ही सीता की दुकान पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। लोग हंसी खुशी सामान खरीद रहे थे और सीता आत्मविश्वास से भरी हुई सबसे बात कर रही थी। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह वही सीता थी जिसे कभी उसने और कमला ने मिलकर गंवार, बेवकूफ कहकर अपमानित किया था। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया और वह चुपचाप वहां से लौट गया। कुछ और महीने बीते। गरीबी और तंगहाली से तंग आकर और रामू के पास अब कुछ भी ना बचा देखकर कमला ने एक दिन फैसला किया कि वह अब यहां और नहीं रुकेगी। मुझे यहां रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, उसने कहा और अपना सामान बांधकर वापस शहर चली गई, हमेशा के लिए।
रामू अब बिल्कुल अकेला रह गया। ना काम, ना सहारा, ना कोई साथ देने वाला। कई दिनों तक अकेले, टूटे मन से बैठे रहने के बाद एक दिन रामू हिम्मत जुटाकर सीता के पास आया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा साफ झलक रहा था। सिर झुकाकर उसने कहा, सीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें दुख पहुंचाया, अपमानित किया। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी मेहनती, इतनी हिम्मत वाली हो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सीता ने कुछ पल उसे देखा, फिर ना कोई नाराजगी जताई, ना कोई ताना मारा। बड़ी शांति और गरिमा के साथ उसने कहा, जो वक्त बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता रामू। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना, ना किसी की बुराई करनी है। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर, अपनी मेहनत से संवारी है, और आगे भी मैं अपने पैरों पर ही खड़ी रहूंगी। इतना कहकर वह वापस अपने काम में लग गई, और रामू सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। समय बीतता गया, और सीता की मेहनत, ईमानदारी और लगन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी शुद्ध हल्दी और मसालों की मांग अब सिर्फ आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पास के शहर की बड़ी दुकानों तक भी पहुंच गई। व्यापारी खुद उसके गांव आकर उससे माल खरीदने लगे। सीता ने अपनी कमाई से एक पक्का, सुंदर घर बनवाया। गांव की कई और गरीब और बेसहारा औरतों को अपने साथ काम पर रखा, ताकि वे भी अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। जिस सीता को कभी दो वक्त की रोटी की चिंता सताती थी, जिसे उसके अपने ही पति ने अपमानित करके ठुकरा दिया था, आज वही सीता अपने दम पर एक सम्मानजनक, खुशहाल और आत्मनिर्भर जिंदगी जी रही थी। गांव के लोग अब उसकी मिसाल दिया करते थे, और वह हर उस औरत के लिए एक प्रेरणा बन गई थी जो मुश्किल हालातों से जूझ रही थी। इस कहानी की सीख यही है, मुश्किल वक्त में हार मानने की बजाय अपने आसपास मौजूद छोटे छोटे मौकों को पहचानो और उन्हें अपनी लगन और मेहनत से बड़ा बनाओ। किसी और के सहारे बैठे रहने से बेहतर है कि इंसान खुद अपनी किस्मत लिखे। जो लोग तुम्हें बुरे वक्त में छोटा समझें, अपमानित करें या साथ छोड़ जाएं, उनसे बदला लेने या उनकी बुराई करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। क्योंकि जलने वाला, नीचा दिखाने वाला हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान लगातार आगे बढ़ता जाता है, और अंत में जीत हमेशा सच्ची मेहनत की ही होती है।